नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपीएससी टारगेट प्रीलिम्स 2024 सीरीज में, जहां पर हम इस साल की जो तमाम इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं, आपके प्रश्न पत्र के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन खबरों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, ताकि यदि आपके प्रश्न पत्र में इसको लेकर के कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को आप देखकर घबराएं नहीं और उस सवाल को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए, ये तो हमारी जो वीडियो है वो आपका इकोनॉमिक्स की सीरीज का हिस्सा है। तो चलिए यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली खबर की। तो क्या है हमारी पहली खबर? हमारी जो पहली खबर है बेसिकली कॉफी के उत्पादन को लेकर के है। एक रिपोर्ट सामने आई है, कुछ डेटा सामने आया है। डेटा ये बताता है कि भारत जो है दुनिया में कॉफी का छठा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक जो है बन गया है। अगर दुनिया के अन्य देशों की बात करें आप इसमें, तो ब्राजील आपको दुनिया के पहले देश के तौर पर सामने निकल करके आता है जहां पर कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील के बाद बारी आती है वियतनाम की, फिर कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया और होंडुरास। तो ये कुछ देश हैं। इनके बाद बारी आती है अपने इंडिया की, यानी कि हमारे प्यारे भारत की। तो भारत कॉफी के उत्पादन के मामले में छठे स्थान पर है। ये हमारा कुछ आंकड़ा सामने आया है। इसके अलावा भारत में जो कॉफी है वहां पर विशेष तौर पर दक्षिण भारत की जो कॉफी है, दक्षिण भारत की खासतौर पर मिश्रण वाली जो कॉफी है, उस कॉफी के स्वास्थ्य के लाभों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। विशेष तौर पर अगर आप बात करें तो दूध के साथ अगर आप चिकौरी और कॉफी की को मिलाकर के पीते हैं तो इसके स्वास्थ्य के लाभ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पर इस पूरी खबर में बात की गई है। अगर आप बात करें भारतीय जो दक्षिण भारत कॉफी ब्लेंड है उसके बारे में अगर आप देखें तो इसमें कॉफी और चिकौरी पाउडर का मिश्रण शामिल होता है और ये स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा लाभदायक माना जाता है। क्योंकि अगर आप चिकोरी को देखेंगे तो चिकोरी क्या है? चिकोरी बेसिकली आपका यूरोप और एशिया की एक जड़ी बूटी है, यानी कि एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका इस्तेमाल जो है कई बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको इंसुलिन की बहुत बड़ी मात्रा देखने को मिलेगी, जो कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। एक स्टार्च युक्त पदार्थ होता है, तो इंसुलिन इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये अगर चिकौरी की आप बात करें तो ये आपको गेहूं, प्याज, केले, लीची, इसके अलावा इसके अलावा आर्टिचोक और शतावरी, इस तरह की जो विभिन्न फल, सब्जियां, जड़ी बूटी होती हैं उसमें आपको चिकौरी जो है प्राप्त हो जाएगी। तो कॉफी में अगर आप इसको मिला करके पीते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा सूजन को कम करता है आपका। इसके अलावा बीटा कैरोटीन की भरपूर मात्रा इसमें मौजूद होती है। तो चिकौरी में कैफीन की अनुपस्थिति होती है, तो इसे कॉफी का एक उपयुक्त पूरक माना जाता है, सब्स्टिट्यूट माना जाता है, जिसमें आपको क्योंकि कॉफी में आपको जो है कैफीन देखने को मिलता है। तो ये हमने पूरे मिश्रण वाली कॉफी की बात की, जो कि आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। अगर इसके स्वास्थ्य लाभों को अगर आप देखें तो इसमें ऑक्सीडेटिव से सुरक्षा प्राप्त होती है आपको। टाइप 2 मधुमेह का जो खतरा है वो कम हो जाता है और उम्र से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो एज से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, उनको लेकर के आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो ही आपको कम होती हुई दिखाई दे जाएगी। अब ये तो हमने जो दक्षिण भारत में हमें ब्लेंडेड कॉफी मिलती है, चिकोरी के साथ जिसको ब्लेंड किया जाता है, उसकी बात की। अब यहाँ पर एक बार हम भारत में कॉफी की क्या स्थिति है उसको भी संक्षेप तौर पर समझ लेते हैं। तो भारत में अगर आप कॉफी के इतिहास की बात करें तो इतिहास जो शुरू होता है वो 17वीं शताब्दी के अंत के आसपास माना जाता है। देखिए बेसिकली जब ब्रिटिशर्स का भारत में जो है 17वीं शताब्दी के अंत में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको भारत में कॉफी का जो है इतिहास देखने को मिलेगा। और भारत में जो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन देखने को मिलता है वो कहाँ होता है? वो होता है आपका कर्नाटक में। तो भारत के कर्नाटक राज्य में आपको सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन देखने को मिलेगा। और भारत जितना भी कॉफी का उत्पादन करता है उसमें से तकरीबन 65 से 70% कॉफी तो अकेले निर्यात कर ली जाती है, और इसके बाद जो कॉफी बचती है उस कॉफी को डोमेस्टिक लेवल पर कंज्यूम किया जाता है। भारत में कॉफी की आपको दो किस्में देखने को मिलेंगी बेसिकली। एक किस्म है अरेबिका और दूसरी किस्म है रोबस्टा। तो जो है बेसिकली आपका भारत में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो होता है आपका अरेबिस्टा किस्म का, जो है सबसे ज्यादा उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा राज्यों की बात करें जहां पर आपको कॉफी का उत्पादन मिलता है तो इसमें आपको केरल मिलेगा, इसमें आपको तमिलनाडु मिलेगा, इसमें आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। इस आंध्र प्रदेश की अराकू वैली जो है वहां पर आपको कॉफी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको उड़ीसा मिलेगा, मणिपुर, मिजोरम और दूसरे कई पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां पर आपको कॉफी का उत्पादन देखने को मिल जाएगा। लेकिन 3 राज्य इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
पहला है आपका केरल, इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और एक हमने बात की कर्नाटक। कर्नाटक में तो सबसे ज्यादा होता है। तो 4 राज्य हैं जो कि आपका कॉफी के उत्पादन के मामले में सबसे ज्यादा नंबर पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये 4 राज्यों की हमने बात की, इनको यहाँ पर समझा। इसके अलावा आपका कुछ कॉफी का उत्पादन जो है वो हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी आपको जो है कॉफी का उत्पादन मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय कॉफी बोर्ड की अगर आप बात करें तो भारतीय कॉफी बोर्ड जो है एक वैधानिक संगठन है, यानी कि लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो गठन है वो कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत किया गया था। ये भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष मौजूद होते हैं और अध्यक्ष के साथ साथ इसमें आपको 33 सदस्य दिखाई दे जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बेसिकली इसमें 33 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 32 तो मेंबर हो गए प्लस एक जो है आपका हेड हो गए, यानी कि अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। और ये जो बोर्ड है मुख्य रूप से कॉफी के लिए अनुसंधान करता है, दुनिया भर में भारतीय कॉफी के विस्तार पर जोर देता है, विकास पर जोर देता है और इसके प्रचार को लेकर के काम करता है। यानी कि भारत में जो कॉफी की इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने का जो बेसिकली काम है, उसको विकसित करने का जो काम है, उसको और ज्यादा बेहतर बनाने का जो काम है, वो काम आपका भारतीय कॉफी बोर्ड द्वारा किया जाता है। उसका गठन कैसे हुआ था? इसका गठन 1942 के एक कानून के माध्यम से किया गया था। तो ये हमने भारत में कॉफी को लेकर के जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर बात की। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी अगली खबर को। तो हमारी जो अगली खबर है वो इराडाई विजन 2047 से जुड़ी हुई है। खबर क्या चर्चा में आई है? तो खबर में बेसिकली ये बताया गया है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI, तो इराडाई जो है इसने वर्ष 2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस का विजन निर्धारित किया है। इसी विजन को आप कह सकते हैं इराडाई विजन 2047। तो टारगेट क्या है इसमें? इसमें बेसिकली टारगेट ये है कि भारत के सभी लोगों के लिए 2047 तक जो है बेसिकली आपका इंश्योरेंस निर्धारित किया जाए। सभी के पास 2047 तक इंश्योरेंस होना चाहिए। इराडाई जीवन बीमा फर्मों के सहयोग से बीमा ट्रिनिटी लॉन्च करने पर जोर दे रहा है। बीमा ट्रिनिटी लॉन्च करने की योजना जो है बनाई जा रही है। तो ये शब्द जो है बीमा ट्रिनिटी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो बीमा ट्रिनिटी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बीमा से जुड़ी 3 योजनाओं का है। कौन कौन सी? तो इसमें बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक, इन 3 चीजों को बेसिकली आपका शामिल किया जाएगा। इन्हीं 3 चीजों को मिलाकर के आपका बीमा ट्रिनिटी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और अगर आप बात करें विजन को देखें कि टारगेट क्या है, टारगेट हमने पहले ही देखा कि 2047 तक सभी के लिए बीमा कवर प्रदान करना, प्रत्येक नागरिक के पास उचित जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा प्रदान करना। उद्देश्य है इसका भारतीय बीमा क्षेत्र को विश्व स्तर पर आकर्षक बनाना। सबसे पहले लक्ष्य हमने देखा, लक्ष्य क्या है? भारत के जो सभी नागरिक हैं उन्हें 2047 तक बीमा देना। चाहे वो बीमा आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, चाहे वो बीमा आपका लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो सकता है, कोई भी इंश्योरेंस हो सकता है। और इसके अलावा भारत का जो बीमा क्षेत्र है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, वहां पर अंतरराष्ट्रीय जो आपकी पार्टीज हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको आकर्षित करना। अब ये जो पूरा आपका विजन है, इस विजन में आपको 3 पिलर्स दिखाई देंगे, 3 जो है स्तंभ दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले है बीमा ग्राहक, यानी कि जो पॉलिसी धारक है वो तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अगर कोई पॉलिसी लेने वाला ही नहीं होगा तो आखिर आपकी पॉलिसी दी किसको दी जाएगी? तो सबसे पहला पिलर क्या है? बीमा ग्राहक यानी कि पॉलिसी धारक। इसके अलावा बीमा प्रदाता भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यानी कि जो आपका बीमा करता है, जैसे कि LIC हो गया या फिर कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, तो उसे भी आप शामिल कर सकते हैं दूसरे पिलर के तौर पर। और तीसरा पिलर है बीमा वितरक, यानी कि जो लोग बीमा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि LIC के जो एजेंट हो गए, वो यहाँ पर तीसरे पिलर के तौर पर शामिल किए गए हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो इराडाई विजन 2047 है उसमें 3 पिलर कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला है बीमा धारक, दूसरा बीमा प्रदाता और तीसरा है मध्यस्थ, यानी कि एजेंट जो कि बीमा वितरित करते हैं, बीमा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमने इस पूरे विजन के बारे में बात की, विजन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। इसके अलावा अगर लक्षित क्षेत्रों की बात करें, कौन कौन से एरियाज को टारगेट करने की बात की गई है, तो इसमें टारगेट है कि सभी ग्राहकों को सही उत्पाद और जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है वो उपलब्ध कराना। कि कोई वो व्यक्ति हो सकता है जिसे लाइफ इंश्योरेंस की ज्यादा जरूरत हो तो उसकी जरूरत को पूरा करना, कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसे हेल्थ इंश्योरेंस की ज्यादा जरूरत हो तो उसकी जरूरत को पूरा करना, या किसी को प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस की जरूरत है उसको भी पूरा करना। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सभी ग्राहकों के लिए सही उत्पाद उपलब्ध कराना। इसके अलावा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमा लेता है और बीमा लेने के बाद उसको कोई समस्या आती है
तो उस समस्या से निपटने के लिए एक तंत्र बनाने की भी बात इस पूरे विजन में की गई है। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में व्यापार करने में सुगमता स्थापित करना, यानी कि अगर कोई कंपनी जो है वो बीमा क्षेत्र में आना चाहती है, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहती है, तो उसको अपना बिजनेस सेटअप करने में ज्यादा समस्याएं ना आए, ये भी इस पूरे विजन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा बाजार की गतिशीलता के अनुरूप नियामक संरचना सुनिश्चित करना, क्योंकि हमारा जो बाजार है वो लगातार विकसित हो रहा है, उसमें नई नई चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डीप फेक हो गया, इन तमाम चीजों को भी अपनी जो जो फ्रेमवर्क है, जो कानून है, उस कानून में शामिल करना। इसके अलावा नवाचार को बढ़ावा देना, ये भी इस पूरे विजन का उद्देश्य है। तो ये तमाम चीजें हैं जिन चीजों को इस पूरे विजन के माध्यम से लक्षित करने की कोशिश की गई है। अब इस पूरे विजन की इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें, महत्व क्या है, तो ये देश में लोगों को सस्ती बीमा पॉलिसी तक पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। और बीमा पॉलिसी किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, जीवन हो, संपत्ति हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट को लेकर भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो भारत में जो तमाम लोग हैं, भारत में कई लोग ऐसे हैं जो कि बीमा के बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि उनको इस बारे में कभी बताया ही नहीं गया, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कभी नहीं बताया गया। कई लोग बीमा लेते ही नहीं है, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, उनको लगता है कि बीमा जो है वो पैसों का वेस्ट होता है। तो ये जो धारणाएं हमारे देश में बनी हुई हैं, सबसे पहले इस पूरे विजन के माध्यम से उन धारणाओं को कम करने की कोशिश की जाएगी। लोगों को समझाया जाएगा कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है अमाउंट 1300 रुपए के आसपास है, और 1300 रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से अगर आपको 5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है एक साल में, तो जाहिर तौर पर यह आपके लिए एक बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक पर बात की, पूरे टॉपिक को यहाँ पर समझने की कोशिश की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इरडाई को लेकर के है, तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर इरडाई की स्थापना जो है वो 1999 में, यानी कि 1999 में की गई थी, और बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था, ताकि जो इंश्योरेंस कंज्यूमर्स हैं, जैसे आपने कोई बीमा लिया है, आपके हितों की रक्षा हो सके, बाजार सही ढंग से काम कर सके, पारदर्शिता बाजार में मौजूद हो, सही ढंग से नियम लागू हो, ये सुनिश्चित करने का जो काम है वो आपका इरडाई का होता है। इसके अलावा इसको लेकर के सरकार एक कानून भी लेकर के आई थी, जिस कानून का नाम था इरडाई अधिनियम 1999। इसी वजह से इस पूरी बॉडी को एक वैधानिक निकाय, एक लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा इसकी जो नोडल मंत्रालय है वो आपका वित्त मंत्रालय है, यानी कि ये जो पूरी बॉडी है आपका वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। इसके अलावा ये बीमा संबंधित गतिविधियों की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को भी नियंत्रित करती है। तो ये भी हमने देखा कि जो आपका बीमा सेक्टर है उसके डेवलपमेंट भी इसी पूरी बॉडी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इसकी शक्तियों और कार्य की बात करें तो इरडाई अधिनियम 1999 और बीमा अधिनियम 1938 है, उसके माध्यम से इसकी शक्तियों का निर्धारण किया गया है। तो अगर जैसे इस तरह का कोई सवाल आता है कि आपके प्रश्न पत्र में कि जो इरडाई आपका बॉडी है, इस बॉडी को कौन से कानून के जरिए शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो इसको 2 कानूनों के जरिए शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर आप इसके नाम याद नहीं रख सकते हैं तो आपको केवल उनकी डेट याद रखनी है। तो अगर आप देखें क्या क्या नाम है, सबसे पहला है इरडाई एक्ट 1999, यानी कि एक तो 1999 का अधिनियम है, और दूसरा अधिनियम क्या है, दूसरा है आपका बीमा एक्ट 1938, यानी कि एक 1999 का है और एक 1938 का है। तो इन 2 कानूनों के माध्यम से भारत में इरडाई को अपनी शक्तियां और पावर्स जो है प्राप्त होती हैं। तो ये हमने इरडाई के बारे में बात की, इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को यहाँ पर हमने समझा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो हमारी जो अगली खबर है वो बेसिकली आपका ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए जो नए कर नियम हैं उनको लेकर के है। नियम क्या है, सबसे पहले खबर की बात करते हैं। तो खबर में ये कहा गया है कि आपका जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, यानी कि सीबीडीटी है, इसने हाल ही में भारत में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम पेश किए हैं। और ये जो नए नियम हैं ये आपका कर को लेकर के हैं, कि जो इस पर जो पैसों की ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन पर कर किस तरह से लगाया जाएगा, उसको लेकर के नए नियम आपका सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की ओर से लागू किए गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है इन टैक्स जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा जो रेजिम है, उस पर स्पष्टता लेकर के आना, यानी लोगों को ये पता रहे कि उनका जो अमाउंट है उस पर कितना टैक्स लग रहा है, किस तरह से टैक्स लग रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग से जो पैसे जीते जाते हैं उस पर टीडीएस हेतु नए नियम स्थापित करना, यानी कि टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसको भी समझेंगे अभी फिलहाल, लेकिन अब जो प्राथमिक उद्देश्य था इस पूरे नियम का वो यही था कि टीडीएस को और ज्यादा बेहतर ढंग से स्पष्ट करना। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सरकार नए नियम कौन से लेकर के आई है, तो नए नियमों पर भी बात करते हैं।
इसमें से जो पहला नियम है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति 100 रुपए तक का अमाउंट जीतता है तो उस अमाउंट पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा, उस अमाउंट पर कोई भी टैक्स जो है नहीं लगाया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि जो लोग छोटी धनराशि जीतते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी प्लेटफॉर्म पर पैसे लगाए और पैसे लगा करके वो 100 रुपए जीत जाता है। अब 100 रुपए जीतने पर भी अगर उसको टैक्स देना पड़ता है तो इस टैक्स की वजह से उसके पास तो कुछ अमाउंट आएगा ही नहीं। तो इसकी वजह से जो है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जो कंज्यूमर्स हैं उनको कुछ खास फायदा नहीं होता। तो इसके माध्यम से जो लोग छोटी धनराशि जीतते हैं उनको थोड़ी सी राहत देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इसके अलावा और क्या नियम है? अगर कर योग्य जमा की बात करें कि जो अमाउंट जो है जमा होता है, जो अमाउंट जिस पर कर लगता है, तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बोनस या फिर रेफरल बोनस या फिर अगर कोई प्रोत्साहन अमाउंट है तो ये कर योग्य जमा के तौर पर देखा जाएगा, यानी कि इस पर आपको टैक्स देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई कंपनी है, अगर आप उसको कोई गेम खेलते हैं और गेम खेलते हुए आपको जो है बोनस मिलता है या फिर रेफरल मिलता है या फिर कोई प्रोत्साहन राशि मिलती है और वो राशि 100 रुपए से ज्यादा है अगर, तो उस पर जो है टीडीएस कटेगा। ऐसा नियम सरकार की ओर से बनाया गया है और इस पर जो कर लागू होगा वो ये जो जमा कर है ये आयकर अधिनियम के जो है नियम 133 के तहत यहाँ पर कर लगाया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आप कोई गेम खेलते हैं ऑनलाइन माध्यम से और उस गेम में आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन पैसे मिलने की बजाय आपको कोई वस्तु मिल जाती है, मान लीजिए कोई गाड़ी मिल जाती है, तब क्या होगा? तब कैसे टैक्स लगेगा? तो यहाँ पर भी सरकार ने नियम निर्धारित किया है। सरकार का नियम यह है कि अगर वस्तु के रूप में कोई जीत मिलती है तो उसके मूल्य का जो मूल्यांकन है वो बेसिकली आपका उचित बाजार मूल्य के आधार पर, यानी कि फेयर मार्केट प्राइस के आधार पर किया जाएगा। तो उस कार का जो बाजार मूल्य है उसके आधार पर आपका टीडीएस जो है काटा जाएगा। इसके अलावा यदि ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ विजेता वस्तुओं का जो है निर्माण करती हैं तो उसकी वैल्यू भी, यानी कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है और वो कंपनी बेसिकली आपका कार ही बनाती है और गेम भी खिलवाती है, तो उस कंपनी ने आपने गेम जीता, कंपनी ने कार आपको दे दी। अब क्योंकि कार तो कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है तो उसको खरीदा तो नहीं गया, तो यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड है वो आपका मार्केट के वैल्यू पर किया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर कुछ नए नियम सरकार की ओर से डिसाइड किए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग के टीडीएस प्रावधानों की अगर आप बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग लेन देन को विनियमित करने के लिए वित्त अधिनियम 2023 यानी कि 2023 का जो फाइनेंस एक्ट था उसने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 बी ए की जो है शुरुआत की थी। अब यहाँ पर क्या कहा गया था? यहाँ पर कहा गया था कि जिसमें उपयोगकर्ता के खाते में जीती गई राशि जो है वो गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा उस राशि पर जो है आपका टीडीएस काटा जाएगा। अब सबसे पहले टीडीएस क्या होता है एक बार उसको अगर आप देखें तो बेसिकली मान लीजिए टीडीएस जो है आपका वो डायरेक्ट टैक्स पर लागू होता है। तो मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ए है, ठीक है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अब व्यक्ति बी जो है इसको जो है व्यक्ति ए जो है ये बेसिकली व्यक्ति बी को कुछ पैसे देता है जो कि इसकी इनकम हो गई, व्यक्ति बी की क्या हो गई? इनकम हो गई, और व्यक्ति बी को उस इनकम पर कुछ टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन प्रावधान क्या है? प्रावधान ये है कि व्यक्ति ए जो है, मान लीजिए कि व्यक्ति ए जो है व्यक्ति बी को 100 रुपए देने वाला है। अब 100 रुपए पर व्यक्ति बी को टैक्स देना पड़ेगा, सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन प्रोविजन क्या है? प्रोविजन ये है कि जब व्यक्ति ए व्यक्ति बी को पैसा देगा तो वो 100 रुपए नहीं देगा, मान लीजिए 2 रुपए उस पर टैक्स लगने वाला है, तो करेगा क्या? इसको 100 रुपए देने की बजाय 98 रुपए प्रदान करेगा और इसमें से जो 2 रुपए बचे वो डायरेक्ट सरकार को 2 रुपए के जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये जो 2 रुपए काटा गया है इसी को आप टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यही प्रोविजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऑनलाइन गेमिंग पर कोई भी पैसा जीतते हैं, 100 रुपए से ज्यादा अगर वो होता है, तो उस पर कंपनी आपका जो टीडीएस है वो काट कर वो पैसा आपको जो है प्रदान कर सकती है। इसके अलावा कुल जीती गई राशि पर 30% की दर से टीडीएस लगाया जाएगा। तो ये दर भी यहाँ पर प्रदान की गई है। मान लीजिए आपने 100 रुपए जीते, 100 रुपए तो एग्जाम्पल हुआ क्योंकि 100 रुपए पर आपका टैक्स नहीं लगता है। उदाहरण के लिए आपने 100 रुपए जीते, तो 100 रुपए जीतने के बाद बेसिकली आपका जो है आप पर 30 रुपए का तो टैक्स लग जाएगा। तो उसमें से आपको केवल 70 रुपए प्राप्त होने वाले हैं और वो जो 30 रुपए आपके बचे वो 30 रुपए जो कंपनी है वो सरकार के खाते में ट्रांसफर कर देगी। और अगर सरकार कंपनी ट्रांसफर नहीं करती, आपको पूरे 100 रुपए देने होते, तो फिर आपको वो जो 30 रुपए बचे हैं वो टैक्स आपको सरकार को देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपके काम को कम कर दिया गया और कंपनी ने खुद ही पैसे काट करके जो है जमा कर दिए सरकार के पास। तो इसी को आप टीडीएस कहते हैं। और ये जो कटौती होगी, कटौती आपका बेसिकली निकासी के समय, यानी कि जब आप उस गेमिंग प्लेटफॉर्म से पैसे विड्रॉ करेंगे उस समय ये कटौती लागू होती है।
तो ये हमने यहाँ पर प्रोविजन देखे कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के क्या प्रोविजन यहाँ पर मौजूद हैं। अब एक बार हम सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सीबीडीटी की अगर आप बात करें, एक वैधानिक प्राधिकरण है, यानी कि इसको संसद के एक कानून के जरिए गठित किया गया था। कौन से कानून के जरिए? तो इस कानून का नाम था केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963। इसके माध्यम से भारत में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का गठन किया गया था। ये आपका वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है और भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति को लेकर के, इसकी योजनाओं को लेकर के जो है सरकार को सिफारिशें देता है। अगर काम क्या है इसका, बेसिकली काम की अगर आप बात करें तो भारत में जो प्रत्यक्ष कर होता है, जैसे कि आयकर हो गया, निगम कर हो गया, तो प्रत्यक्ष कर पर को लेकर के सरकार जो नीतियां बनाती है, उन नीतियों में सिफारिश देना, उन नीतियों को सही ढंग से लागू करना, उन नीतियों में बदलाव करना, ये देखना कि कौन व्यक्ति उन नीतियों को फॉलो कर रहा है, उन रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारा जो काम है वो आपका सीबीडीटी की ओर से किया जाता है। तो ये आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये यहाँ पर हमने सीबीडीटी की भी बात कर ली है। अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं अपनी अगली खबर की। तो हमारी जो अगली खबर है वो आपका लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट यानी कि लिबोर से जुड़ी हुई है। तो खबर चर्चा में इस वजह से आई थी क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के सभी जो बैंक हैं उन बैंकों को ये एडवाइजरी जारी की थी कि वो अब लिबोर से बाहर हो जाएं, धीरे धीरे यहां से बाहर आने की कोशिश करें। तो ये एडवाइजरी जो है आपका आरबीआई की ओर से जारी की गई थी भारत के सभी कमर्शियल बैंक्स को। तो ऐसे में सवाल उठता है, ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर लिबोर क्या होता है। तो लिबोर को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये बेसिकली आपका एक वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर के तौर पर काम करता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये तो ब्याज दर है, तो इस ब्याज दर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है वो वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए किया जाता है। किस संदर्भ में तय करने के लिए? इसका इस्तेमाल बेसिकली आपका इस दर जो है, इसी दर पर जो प्रमुख वैश्विक बैंक हैं वो अंतरराष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण प्रदान करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल से अगर आप इसको समझें, मान लीजिए कि जैसे पिछले वाले एग्जांपल में ही आप देखें तो यहाँ पर आपको दो बैंक दिखाई देंगे, यहाँ पर दो बैंक मौजूद हैं। अब मान लीजिए कि ये बैंक जो है वो कंट्री ए में एग्जिस्ट करता है और ये बैंक कंट्री बी में एग्जिस्ट करता है और इस वाले बैंक को इस वाले बैंक से थोड़े से पैसों की जरूरत है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है क्योंकि दोनों बैंकों का जो बेसिकली पूरा इकोसिस्टम है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो अलग अलग है। दोनों बैंक अलग अलग इकोनॉमीज में काम करते हैं, अलग अलग देशों में काम करते हैं जहां पर अलग अलग करेंसीज का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी जिस व्यवस्था के माध्यम से बेसिकली आपका दोनों बैंक आपस में ऋण ले सकें और यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट रेट तय किया जा सके। लेकिन बाद में लिबोर व्यवस्था आती है और लिबोर व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पर ये जो पूरा बैंक रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो तय करने का काम किया जाता है। तो लिबोर के माध्यम से आप संक्षेप में कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बैंक दूसरे बैंक से जो उधार लेता है, जो ऋण लेता है, उसकी जो दर होती है वो तय करने का काम लिबोर व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। तो ये लिबोर व्यवस्था की हमने बात की। इसके अलावा इसको हमने यहाँ पर समझ लिया है। इसके अलावा ये जो पूरा ऋण होता है बहुत अल्पकालिक ऋण होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इस लिबोर के माध्यम से जो लोन देते हैं वो लोन आप 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए नहीं देते हैं, बहुत छोटी अवधि के लिए। जैसे कि लिबोर जो है वो आपका बेसिकली जैसे लिबोर की अगर आप बात करें तो लिबोर बेसिकली आपका कुछ जो पीरियड्स होते हैं, जैसे कि आपको 7 अवधियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक अवधि हो गई आपकी ओवरनाइट यानी कि एक दिन की अवधि हो गई, इसके लिए अगर कोई लोन लिया जाता है तो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। एक सप्ताह का भी बेंचमार्क होता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का। तो 12 महीने का जो बेंचमार्क है वो सबसे अधिकतम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोन लेने की बात है वो केवल 12 महीने के आसपास तक हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लिबोर व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था बेसिकली आपका 5 मुद्राओं में जारी की जाती थी पहले, जैसे कि आपका डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया और येन हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीते कई वर्षों से जो है लगातार लिबोर व्यवस्था में इस तरह की चीजें सामने आ रही थी, इसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इसमें जो है कई बैंकों की ओर से, कई सरकारों की ओर से हस्तक्षेप किया जा रहा है और इसको आर्टिफिशियल तरीके से चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वो कैसे हो रहा था? तो लिबोर में होता क्या था बेसिकली? होता यहाँ पर यह था कि जो आपका यहाँ होता था, तकरीबन 18 बैंकों को इसमें शामिल किया गया था। अब होता क्या था कि यहाँ पर बेसिकली जो है हर बैंक, मान लीजिए आप गणना कर रहे हैं ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट की, तो होता क्या था कि यहाँ पर हर बैंक शाम को अपना जो बैंक रेट है, जिस रेट पर वो उधार लेना या देना चाहते थे उसको, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है
वो केवल कल्पना के आधार पर देते थे कि अगर हमें उधार लेना या देना होता तो हम किस रेट पर देते, केवल कल्पना यहाँ पर बात की जा रही है, असली इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो क्या होता था कि हर बैंक अपना कल्पना के आधार पर एक इंटरेस्ट रेट भेजता था, और इसमें से जो 18 रेट उन्हें प्राप्त हुए हैं, इसमें से जो शुरुआत के 4 होते थे वो लेते थे, और जो अंत के 4 होते थे उन्हें लेते थे, और इन दोनों को मिला करके, इन 8 के 8 को मिला करके इनका एवरेज किया जाता था, और उसके आधार पर इसमें जो है लिबोर रेट जो है डिसाइड किया जाता था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह था कि जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिया जाता है 18 बैंकों की ओर से, वो केवल इमेजिनेशन पर बेस्ड था, और इमेजिनेशन पर होने की वजह से कई बैंक उसको बढ़ा चढ़ाकर या फिर बहुत कम करके दर्शाते थे, जिससे वो आर्टिफिशियल तरीके से लिबोर के रेट को जो है मैनिपुलेट कर सकते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 के आसपास से डिसाइड किया गया कि हम जो है लिबोर को चरणबद्ध तरीके से, फेज आउट तरीके से इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो अब धीरे धीरे इसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय बैंकों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आप भी इस पूरे सिस्टम से बाहर हो जाइए। तो ये हमने बेसिकली लिबोर की बात की, और लिबोर से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें यहाँ पर समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो हमारी जो अगली खबर है वो आपका खाद्य तेल यानी कि पाम ऑयल और भारत से जुड़ी हुई है। तो पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो खाद्य तेल की कीमतों में आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप 2020 के आसपास देखेंगे तो कोविड-19 महामारी के चलते इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। 2020 के आसपास अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का जो वैश्विक वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक है, वो अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया था। कितने स्तर पर? वो तकरीबन 77.8 अंक पर पहुंच गया था। लेकिन बाद में जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की शुरुआत होती है, तो ये अपने सबसे अधिकतम स्तर पर मार्च 2022 में ये अपने सबसे अधिकतम स्तर पर यानी कि तकरीबन 251.8 अंक पर पहुंच गया था। तो 2020 में ये सबसे निचले स्तर पर था और 2022 में सबसे ऊंचे स्तर पर। तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको जो है पाम ऑयल की प्राइस में देखने को मिले थे। तो ये तो हमने प्राइस की वॉलेटिलिटी की बात की। अगर इसके कारकों की बात करें कि इसके पीछे कौन कौन से कारण मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो हमने वही देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध था वो तिलहन की आपूर्ति को बहुत ज्यादा उसने बाधित किया, क्योंकि जो आपका ब्लैक सी है वहां पर जो तमाम बंदरगाह मौजूद थे वो बंदरगाह बंद हो गए थे। अब अगर आप रूस और यूक्रेन की बात करें तो रूस और यूक्रेन ने 2021-22 में वैश्विक उत्पादन में तकरीबन 58% का योगदान दिया था। अब ऐसे में दो देश जो कि 58% का योगदान दे रहे हैं, अगर अचानक से युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो वहां से जो पाम ऑयल की आपूर्ति है वो जाहिर तौर पर प्रभावित होगी, और इसी आपूर्ति की प्रभावित होने की वजह से पाम ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि बाद में इसको कुछ सीमित करने की कोशिश भी की गई। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मीडिएशन के माध्यम से रूस और यूक्रेन के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका नाम था सी ग्रेन इनिशिएटिव अग्रीमेंट। तो इस पर साइन किए गए थे, जिस अग्रीमेंट के माध्यम से बेसिकली यूक्रेन के जो बंदरगाह थे वहां से अनाज और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जो है सुनिश्चित की गई थी। हालांकि बाद में रूस ने इस पूरे एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर लिया था। तो ये बेसिकली आपका पूरी खबर हुई, हमने इस पूरे एग्रीमेंट पे बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली और अंतिम खबर पे। तो हमारी अगली और अंतिम खबर है एंजल टैक्स को लेकर के। तो वित्त मंत्रालय ने एंजल कराधान में कुछ बदलाव का प्रस्ताव किया है, और इसके अलावा उन विदेशी संस्थानों को भी अधिसूचित किया है जिन्हें भारत में जो आपका एंजल कर होता है उन करों से छूट प्रदान की जाएगी। तो एंजल टैक्स को भारत में अगर आप बात करें, एंजल टैक्स को भारत में 2012 में प्रस्तावित किया गया था, और इस पूरे इसे बेसिकली जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। क्या मतलब हुआ इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है। अब कंपनी पैसे कहाँ से लाती है? कंपनी जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो पैसे कहाँ से लाती हैं? वो पैसे लाती हैं शेयर बाजार के माध्यम से। वो बाजार में अपने आप को सूचीबद्ध करती हैं, लिस्ट करती हैं, और उसके बाद लोग उसके शेयर खरीदते हैं, और शेयर खरीदने के माध्यम से कंपनी को पैसे प्राप्त होते हैं। लेकिन अब आप सोच करके देखिए कि जो कंपनी अभी तक बाजार में लिस्ट ही नहीं हुई है, जिस कंपनी में अभी तक किसी जो घरेलू निवेशक है, जो आपके डोमेस्टिक, जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अभी तक उन्होंने निवेश ही नहीं किया, उस कंपनी को पैसा कैसे प्राप्त होता है? उस कंपनी को पैसा प्राप्त होता है जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके माध्यम से। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो आपके एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो केवल उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो कि बाजार में लिस्ट नहीं है और अपने शुरुआती चरण में है, ताकि उन कंपनियों का विकास हो सके। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि इनके नाम में आपको एंजल शब्द दिखाई देगा, क्योंकि ये किसी कंपनी के लिए एंजल के तौर पर यानी कि एक जो है एक बड़ी शक्ति के तौर पर सामने आते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अब ये जो अमाउंट है
इसी अमाउंट पर सरकार की ओर से कर लगाया जाता है। तो इसी को कहते हैं आप एंजल टैक्स। उद्देश्य क्या है एंजल टैक्स का? तो इसका उद्देश्य है क्लोजली हेल्ड कंपनियों के शेयरों की खरीदी के माध्यम से गैर हिसाबी धन के सृजन व उपयोग को रोकना। यानी कि बेसिकली आपका जो क्लोजली हेल्ड कंपनियां होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन सी कंपनियां हैं। इन कंपनियों की कई बार शेयर खरीद लिए जाते हैं वो ऐसे पैसे से जिस पैसे का कोई अकाउंट नहीं होता, जिस पैसे का कोई हिसाब नहीं होता है। तो अगर आप इस पैसे का इस्तेमाल यानी कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं किसी कंपनी को खरीदने के लिए, उसको रोकने के लिए बेसिकली आपका एंजल टैक्स को लगाया जाता है। और अगर आप बात करें कि ये बेसिकली इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें कि जो निवेशक हैं, ये जो कंपनी के खरीदते हैं, कंपनी के शेयर जो खरीदते हैं, ये बाजार मूल्य से ज्यादा मूल्य पर खरीदते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में आते हैं तो इनका जो है बेसिकली ज्यादा पैसे इन्हें देने पड़ते हैं। और अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी की बात करें कि क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है, तो ये ऐसी कंपनियां हैं जिसके अधिकतर जो शेयर हैं वो कुछ ही व्यक्तियों के पास होते हैं, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने कंपनी की स्थापना की है, उन्हीं के पास अधिकतर शेयर मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर आप बजट 2023 से पहले की बात करें तो बजट 2023 से पहले जो एंजल टैक्स है वो केवल अगर आपका किसी रेजिडेंट इंडियन के माध्यम से आपको पैसे प्राप्त हुए हैं तो उसी पर लागू होता था। हालांकि वित्त विधेयक 2023 के माध्यम से ये अब जो है वो अनिवासी निवेशकों पर भी लागू होता है, यानी कि अगर आपका कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है और भारतीय कंपनी में बतौर एंजल इन्वेस्टर निवेश करता है तो उस पर भी एंजल टैक्स जो है लागू होता है। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट खबरें थी जिन खबरों पर यहाँ पर हमने बात कर ली है और मुझे उम्मीद है कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा कि इस तरह की कोई सीरीज है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।